गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर थर्ड शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पहले भी मैंने इसका एक वीडियो दिया था बट उसमें क्लैरिटी नहीं थी, कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है, उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या है, और केस पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेट करने के कुछ केस पढ़ेंगे। डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे मेजर किया जाता है, किसके बराबर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि गॉस की इक्वेशन क्या होती है, गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे और उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि फील्ड जो है, सोर्स चार्ज जो फील्ड बनाता है, उस फील्ड को माप सकते हैं हम, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मान सकते हैं, जो मेजर कर सकते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की, उसको मापने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, जो हमें गॉसेस ने बताया था। एक तो ये था ना कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उससे हम हर किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है होता है जो गॉसेस ने बताया था। फैराडे ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम पेपर के ऊपर फील्ड लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फील्ड लाइनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब फील्ड लाइनें स्ट्रेंथ को बताती हैं, तो जितनी क्रॉडली होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब फील्ड वहाँ उतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो एक वेक्टर से मेजर करते थे, एक स्केलर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो और ये फील्ड लाइनें प्लस से कंटिन्यूसली चलती रहती है, माइनस तक कंटिन्यूस चलती हैं, कोई इनमें ब्रेकेज नहीं आता है। तो गॉसेस ने ये बोला कि अगर हम जो है गॉस ने इमेजिनेशन की, अगर मान लो कि किसी चार्ज की फील्ड में कोई सरफेस रखी है, प्लेन सरफेस, तो ये जो लाइनें हैं, जो फील्ड स्ट्रेंथ है किसी चार्ज की लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लाइनें जो है उसे क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि प्लस से माइनस ही जाना है, तो उस प्लेन सरफेस से ये जो क्रॉस हो जाएंगी। अगर मान लो ये हमारा कोई सरफेस है, ये सरफेस है, और जहाँ से ये फील्ड आ रही है, ये फील्ड ऐसे आ रही है, फील्ड लाइनें ऐसे आ रही हैं, तो क्या होना, बीच में रखा क्रॉस कर जाएंगे। अब किसी सरफेस से कितनी लाइनें लिंक हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। गॉसेस ने बताया अगर ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की इधर आ रही है, तो ये लाइनें इसके साथ लिंक होंगी। ठीक है, अगर हम इनको काउंट कर लें, अगर 100 होंगी तो इसका मतलब फील्ड स्ट्रेंथ कितना हुआ, 100 हुआ। अगर 500 हुई तो 500 हुआ। मतलब हम फील्ड लाइनों को, क्वांटिटी को है जो कितनी लिंक हो रही है, उनको काउंट करके हम फील्ड का पता लगा सकते हैं। और इनको उन्होंने नाम दिया, जो क्वांटिटी लाइन ऑफ फोर्स की लिंक होती है किसी प्लेन सरफेस को के साथ, जब इमेजिन करते हैं कि वो फील्ड में पड़ा हुआ है, इसको उन्होंने नाम दिया नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल नंबर ऑफ लाइंस लिंक्ड विद एनी सरफेस एरिया इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया। और ये जो फ्लक्स है, अब इसको मेजरमेंट के बेस पे इसकी डेफिनेशन बनी थी। ठीक है, ये डेफिनेशन भी दिया, बट मेजरमेंट तो ये तो डिपेंड करेगा एरिया, फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, लिंक कितना होगा, जो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो फील्ड स्ट्रेंथ पे कि कितना फील्ड आ रहा है, फील्ड कितना आ रहा है। अगर फील्ड ज़्यादा होगा, लाइनें ज़्यादा हैं, फील्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ लाइनें क्या बताती हैं, फील्ड स्ट्रेंथ को।
नंबर ऑफ लाइनें ज़्यादा तो फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है फील्ड स्ट्रेंथ का तो लिंक भी क्या होगा, ज़्यादा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, तो फ्लक्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये देखा गया। और दूसरा, जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया छोटा होगा तो थोड़ी लाइनें पास करेंगी, एरिया बड़ा होगा तो लाइनें ज़्यादा पास करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ जो फ्लक्स लिंक होगा वो एरिया के डायरेक्टली भी होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, जो चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ बन रही है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, इसके होगा। बट अब एरिया की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना जाता है उससे, एरिया के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि एरिया कितने एंगल बना रहा है उसके साथ। फील्ड ऐसे आ रही है, फील्ड इस साइड आ रही है, अगर फील्ड ऐसे आ रही है तो ये जो एरिया है ये कैसे बना रहा है, अगर ऐसे परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, मेजर कैसे करेंगे, अगर कोई पर्सन परपेंडिकुलर लेता है तो फ्लक्स बड़ा होना, कोई 30 पे लेता है कम होना। तो सारे अगर अलग अलग एंगल पे लेंगे, सरफेस के साथ फील्ड का अलग अलग एंगल लेंगे तो फ्लक्स तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो मेजरमेंट क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि किसी सरफेस को, जो प्लेन सरफेस को जब फील्ड के हम नॉर्मल रखते हैं, ये है फील्ड ऐसे आ रही है, अगर नॉर्मल रखते हैं तो जो लिंक होगा, फील्ड लाइनों का लिंक होगा, दैट लिंक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। तो मेजरमेंट के आधार पर ये डेफिनेशन बनी कि किसी फील्ड लाइन में जब कोई, फील्ड के अंदर जब कोई प्लेन सरफेस पड़ी है, कोई सरफेस पड़ा है जो फील्ड के नॉर्मल है, तो जो टोटल लाइनें नॉर्मल सरफेस एरिया से पास करेंगी दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। मेजरमेंट के बेस पे बनी है ये डेफिनेशन। और ये क्या होगी, क्वांटिटी को बोल रहे हैं जो लिंक होगी, तो ये क्या होगी, स्केलर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं, अगर 500 लाइनें इसके साथ लिंक्ड हुई हैं तो फ्लक्स कितना हुआ, 500 हुआ, अगर 100 ही हैं तो 100 हुआ। ठीक है, समझ गए। तो ये डेफिनेशन बनी है इसकी, क्या डेफिनेशन बनी है, दैट इज कॉल्ड, देखिए, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मल एरिया, क्रॉसिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया, ठीक है, प्लेस्ड इन फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हमेशा फाई से लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, हमेशा किसके बराबर होगा, ये फाई के बराबर होगा। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है वो भी ड्राइव कर लेते हैं, देख लीजिए फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकली फ्लक्स क्या होना, अभी बताया कि जो फ्लक्स पास करता है किसी एरिया से, फ्लक्स जाएगा, लिंक होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड पे। फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा तो फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा। तो बीन ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरा, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एरिया, फील्ड के नॉर्मल एरिया होगा, जो प्लेन एरिया होगा नॉर्मल। ठीक है, तो फाई आ गया, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए। तो फाई आ गया ई इंटू ए, क्योंकि जहाँ कांस्टेंट आएगा तो के की वैल्यू 1 होती है। समझ गए। तो मैथमेटिकली जो फ्लक्स हुआ वो होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, जो चार्ज से फील्ड आ रही है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, नॉर्मल एरिया, फील्ड के जो नॉर्मल होगा, इनका प्रोडक्ट दैट इज फ्लक्स, इसके बराबर होता है, फील्ड इंटू परपेंडिकुलर। समझ गए। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर समझिए। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट स्केलर नहीं है, क्योंकि हमें पहले ज़रूरत पड़ती थी कि एरिया को सिर्फ वैल्यू निकालने की। ठीक है, तो दोनों, ये जो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी भी है और स्केलर भी है। ठीक है,
कुछ केसों में हम दो फॉर्म है उसकी, वेक्टर भी है और स्केलर भी है। तो लोअर क्लासेस में आपने स्केलर फॉर्म ली है कि ये कोई सरफेस है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो एरिया क्या होना एल बी, ठीक है ये। बट अगर हम डायरेक्शन लेते हैं, लेंथ की डायरेक्शन ये यहाँ से मेजर करें इस साइड, लेंथ की डायरेक्शन ये है एल वेक्टर और विड्थ है बी वेक्टर, तो एरिया होता है एल क्रॉस बी, एरिया होना एल क्रॉस बी। तो इनका जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, देखिए ये है, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ, ये देखिए ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये लेंथ ये विड्थ, एल वेक्टर बी वेक्टर। तो एल क्रॉस बी क्या होना, एरिया होता है एल क्रॉस बी, फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में एरिया निकालने का, क्या फार्मूला होता है एल क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा आपने, एल बी लग रहा है एल की ओर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होना एल टू बी, तो कहाँ होना परपेंडिकुलर होना, समझ गए कहाँ होना परपेंडिकुलर एल क्रॉस बी, तो ये होना एल क्रॉस बी, ठीक है। तो एल क्रॉस बी क्या होना, एक वेक्टर होना जो इसके बिल्कुल नॉर्मल होगा, समझ गए। तो वेक्टर ध्यान दीजिए, वेक्टर फॉर्म में जो एरिया है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो प्लेन सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जो हर एक प्लेन सरफेस के नॉर्मल होता है और उसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होगी। कैसे आई वो बता दी कि अगर ये जे एल है, जे बी है, तो एल क्रॉस बी एरिया होता है, तो क्रॉस है तो वेक्टर होना, मैग्नीट्यूड इस एरिया के बराबर होना और डायरेक्शन क्या होनी परपेंडिकुलर, समझ के, ठीक है ऐसे। और ये वेक्टर क्या करता है, ये वेक्टर हमेशा क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर इधर कर दिया तो सरफेस इधर हो गया, अगर एरिया वेक्टर इधर कर दिया तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी, अगर ऐसे कर दिया तो ऐसे होगी। तो ये एरिया वेक्टर क्या करता है, सरफेस को की डायरेक्शन को बताता है कि सरफेस की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। इसको हम एरिया वेक्टर बोलते हैं। हर एक प्लेन सरफेस के नॉर्मल इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। जैसे ये अगर कोई प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया वेक्टर क्या होना, अगर इसका एरिया है दैट इज एस, एस एरिया है इसका, सरफेस एरिया ऐसा है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होना, जहाँ पर होना, जे एरिया वेक्टर होगा, एस वेक्टर एरिया होना, ठीक है। और किसके बराबर होना, मैग्नीट्यूड कितना होना, ये इतना ही होगा। और डायरेक्शन क्या होनी, डायरेक्शन किससे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर से, एस कैप लिख लो, एस कैप से होनी, नॉर्मल होगी सरफेस, समझ गए। जे एरिया, तो एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए। अब है इससे नेक्स्ट, डिफरेंट सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा। डिफरेंट सिचुएशन में जब हम किसी सरफेस को, प्लेन सरफेस को या कर्व्ड को या फिर हम क्लोज सरफेस को अगर फील्ड के अंदर रखते हैं तो उससे नेट फ्लक्स कितना होगा, वो हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। डिफरेंट सिचुएशन में कितना फ्लक्स होगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहला केस इन डिफरेंट सिचुएशन में, पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला केस, फर्स्ट केस है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहला केस है कि जब फर्स्ट केस, केस नंबर 1, कि जब जो सरफेस है वो फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है तो फ्लक्स क्या होगा। ऐसे ये है, देख लीजिए, ये कोई जो है प्लेन सरफेस है, दिस इज प्लेन सरफेस, ठीक है, और ये फील्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। और फील्ड इस ढंग से रखा गया है कि ये फील्ड इसके साथ कुछ एंगल बनाती हैं सरफेस के साथ, ठीक है। ऐसे फील्ड लाइनें आ रही हैं और ये सरफेस ऐसे 90 पे नहीं रखा गया, ये ऐसे रखा गया, फिर ऐसे देखिए ये कोई सरफेस है, दिस इज ए सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पहले ऐसी फील्ड लाइनें ऐसे जा रही थी तो क्या था, कितना एंगल बना रही, 90,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉर्मल एंगल बना रही है। ये है नॉर्मल, थीटा जो है 90 है, सरफेस के साथ 90 बना रही है ऐसे, ठीक है। अब माना कि अगर 90 नहीं बना रही, इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ, अगर फील्ड लाइनें ऐसे आ रही हैं, ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर भी होना, एरिया वेक्टर ये है, दिस इज एरिया वेक्टर, नॉर्मल होगा सरफेस की, ये एरिया वेक्टर है। और फील्ड जो फील्ड है वो इधर आ रही है, तो फील्ड कुछ एंगल बना रही है। अगर यहाँ एंगल बनाएगी तो एरिया वेक्टर के साथ भी एंगल बनाएगी, तो थीटा एंगल मान लेते हैं बना रही है। अगर थीटा बना रही है तो इससे कितना फ्लक्स पास करना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। समझ गए। पहला केस है कि अगर प्लेन एरिया फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, 90 नहीं बना रहा है, कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है, प्लेन सरफेस जो फील्ड में रखा है, फील्ड के साथ वो कुछ एंगल बना रहा है। अगर एंगल बना रहा है तो उसका एरिया वेक्टर भी एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो ये थीटा है, अगर एंगल बना रहा है तो फ्लक्स कितना पास करेगा, तो देयरफॉर फ्लक्स पासिस थ्रू प्लेन एरिया विल बी, हाँ जी, कितना होगा, फाई से लिखते हैं, फाई होगा, विल बी फाई इक्वल टू कितना होना, फाई इक्वल टू ये होना फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल एरिया, नॉर्मल एरिया। तो जहाँ याद रखिए कि जो फील्ड इसके नॉर्मल होगी, इसके अलोंग होगी, वो सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल। जो फील्ड इस साइड होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, वो प्लेन सरफेस के नॉर्मल होगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो एरिया वेक्टर के अलोंग फील्ड होगी वो सरफेस के नॉर्मल होनी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उस जो नॉर्मल फील्ड आ रही है सरफेस के, वो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एरिया, ये कर दो, या फिर फील्ड के नॉर्मल एरिया, बात एक ही है, दोनों ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो फिर फ्लक्स कितना पास करना, फ्लक्स पास होना, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड जो फील्ड का इसके अलोंग होगा, ठीक है। तो इसके अलोंग कितना होगा, इधर है ई, तो इधर किसके अलोंग कितना होना, ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा होना, और मल्टीप्लाई बाय एरिया, इसके तो नॉर्मली हुआ ना, मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना होना, ए, वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड इसका बताता है क्या होना, ए, तो क्या हुआ, ई ए कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा पता है आपको, फार्मूला किसके बराबर होता है, ई डॉट ई। तो जब कोई प्लेन सरफेस एरिया किसी फील्ड के साथ एंगल बनाता है, जब फील्ड एंगल बनाती है उसके साथ, तो तब कितना फ्लक्स उससे क्रॉस करता है, ई ए को, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इतना फ्लक्स क्रॉस करता है, समझ के याद रखिए इसको, ठीक है। अब ये है कि अगर हमें एंगल पता चल जाए, एंगल पता चल जाए, ई ए कॉस थीटा या ई डॉट ए बोल सकते हैं, तो अगर एंगल पता चल जाए कि एरिया वेक्टर का फील्ड के साथ क्या एंगल है या फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ क्या एंगल है, तो हम निकाल सकते हैं कि फ्लक्स कितना क्रॉस होगा, ठीक है, समझ गए। मैग्नीट्यूड फील्ड जो आ रही है उसका पता होगा हमें, एरिया हम प्लेन का पता होगा, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पहला केस आ गया, समझ गए। अब दूसरा केस, केस नंबर 2, इसको समझिए। केस दूसरा है, दूसरा केस ये है कि ये तो था कि प्लेन जो है वो फील्ड एंगल बना रही है या एरिया एंगल बना रहा है उसके साथ। दूसरा केस, अगर सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड सरफेस, और फील्ड भी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, तो उससे फ्लक्स कितना होगा, कैनेट लिंक्ड फ्लक्स कितना होगा, वो निकालना है हमें। तो दूसरा केस समझ गए। दूसरा केस है कि ये माना कोई पॉजिटिव चार्ज है और इससे फील्ड कैसे जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन
रेडियली आउटवर्ड फील्ड जाता है, पढ़ चुके हैं हम पहले। तो रेडियली आउटवर्ड जाएगा, लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई कर्व्ड सरफेस है बीच में, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, तो फ्लक्स कितना जाएगा ये निकालना, इस सरफेस से कैसा फ्लक्स जाएगा, कितना जाएगा। तो आपको पता है कर्व्ड है, फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या ना हर एक पॉइंट पे जो फील्ड की स्ट्रेंथ होनी वो अलग होनी, डायरेक्शन भी अलग होनी। इधर फील्ड कहाँ है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर लग रही है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन भी अलग होनी। और एरिया वेक्टर देखो, इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर ये हुआ, जहाँ पर ये होना, जहाँ पर ये होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होनी, सभी पॉइंटों पे अलग अलग होनी, और ई की डायरेक्शन भी अलग होनी। फील्ड जो लग रहा होगा आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन भी अलग होनी। तो फ्लक्स कैसे आएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मानेंगे कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये किससे बना हुआ है, ये पॉइंट एलिमेंट हो, इसको टुकड़े कर देंगे, बहुत ज़्यादा टुकड़े कर देंगे हम मानेंगे कि ये पॉइंट एरिया एलिमेंट से बना हुआ, छोटे छोटे पॉइंट एरिया एलिमेंट से, ठीक है। अगर छोटे इस ढंग से टुकड़े करेंगे कि एरिया की छोटा इतना होगा कि वहाँ पर जो एंगल सेम रहेगा, हर पॉइंट पर एंगल, इस ढंग से हम उसके टुकड़े करेंगे, कितने छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे कि ई और एरिया वेक्टर के बीच जो सरफेसेस छोटे पॉइंट बनेंगे उनके एरिया वेक्टर उसके बीच एंगल क्या बने, सभी का एक जैसा बने, ठीक है। तो हमने सपोज किया इसको हम छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट मान लिया जहाँ पर पॉइंट एलिमेंट ये वाला एक एलिमेंट माना, और ये एलिमेंट, ठीक है, इक्वल ऐसे एलिमेंट में तोड़ दिया, एक ले लिया हमने पॉइंट एलिमेंट या स्मॉल एलिमेंट, और इसका एरिया वेक्टर क्या है, डी एस वेक्टर ये, और इसके बीच एंगल कितना, थीटा, और फील्ड कितनी है यहाँ, ई वेक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो छोटे से देयरफॉर तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना, एक से निकाल लो, ठीक है, एक पॉइंट एरिया एलिमेंट से निकाल लो फ्लक्स, और फिर ऐसे ही हर एक पॉइंटों पर भी उतना ही फ्लक्स होना, तो टोटल कर दो तो सरफेस से आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी, तो इंटीग्रेशन का यूज़ होना यहाँ। तो क्या आएगा देखिए, देयरफॉर स्मॉल फ्लक्स passes through one area element। तो एक एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा, होगा कितना, डी, थोड़ा है तो डी फाई होना, सारे में ज़्यादा जा रहा होगा, थोड़े में डी फाई कितना होना, फार्मूला ये थीटा एंगल है में, जब एंगल बन रहा हो तो कितना होता है, ई डॉट डी एस, ठीक है। बड़ा हुआ एरिया तो एस वेक्टर लेते हैं, स्मॉल है तो डी एस लेते हैं, ठीक है। तो इतना जाएगा, ई डॉट डी एस इतना जो है पास करेगा, ठीक है। एक से इतना जा रहा है तो ऐसे ही होंगे, ये पूरा बना होगा ऐसे से, तो नेट कितना होगा, नेट फ्लक्स पासिस थ्रू कर्व्ड एरिया विल बी, नेट फ्लक्स कर्व्ड एरिया से कितना होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक से इतना, ठीक है, तो बाकी पॉइंटों पे इतने होंगे, तो नेट कितना होना, सभी को जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन यूज होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, तो नेट फ्लक्स जो जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड होनी, ठीक है। तो पता नहीं है कितनी, तो इनडेफिनिट इस साइड और इस साइड क्या होनी, इनडेफिनिट इस साइड होनी, ई डॉट डी एस, सरफेस पे हो रही है तो उसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इतनी होगी। और वन की भी रिस्पेक्ट टू फाई क्या होती है, फाई, तो फाई इक्वल टू क्या होना, दैट विल बी ई डॉट डी एस और ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये पता चल जाए कि यहाँ एरिया वेक्टर जो
इस पॉइंट एलिमेंट का होगा और इसका भी जो एंगल कितना है वो पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे होगा। क्लियर? बट अगर कई बार ऐसे होता है, ये तो था नेक्स्ट है, हाँ इसी का पार्ट है कि कई बार ऐसे होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो बीच में रखी है हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो उसमें जो एरिया वेक्टर और जो हमने उसके टुकड़े किए एरिया वेक्टर और फील्ड स्ट्रेंथ की बीच जो एंगल है वो डिफरेंट बनते हैं, कि डायरेक्शंस सभी की अलग अलग हैं तो एंगल भी अलग अलग बनते हैं। तो फिर कैसे नेट फ्लक्स कैसे होगा? तो हम ऐसे करते हैं, फिर हम ऐसे करेंगे कि जिन जिन का थीटा सेम होगा उनको अलग से ऐड करेंगे, ठीक है, और जिनका दूसरों का उससे अलग होगा बट सेम होगा तो उनको अलग ऐड करेंगे, तो नेट कर देंगे तो ये होगा। ठीक है, यहाँ तक याद रखना, पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए? इतना फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस से पास करेगी। अब है केस नंबर 3 हमारा, केस थर्ड। तीसरा केस क्या है कि अगर फॉर क्लोज्ड सरफेस क्या है? अगर जो बीच में रखा है ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है। ठीक है, बीच में सरफेस कैसी है? क्लोज सरफेस, जैसे फुटबॉल होता है, बीच में हमने चार्ज रखा और बाहर फुटबॉल है, तो उससे नेट फ्लक्स कितना जाएगा, इससे फ्लक्स कितना जाएगा, आउटवर्ड जाएगा ना, कितना जाएगा वो निकालना। तो कर्व्ड है तो उसके लिए क्या करते हैं, सिमिलरली करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में मान लेंगे, टुकड़े कर देंगे इसके, और एक मान लेंगे ये फील्ड बाहर लग रही है 10th, ठीक है, ई बाहर लग रही है, और इसका वेक्टर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये एरिया वेक्टर ds वेक्टर, दोनों में एंगल थीटा। ठीक है, तो सेम स्मॉल निकालेंगे और इंटीग्रेशन करके नेट कर देंगे। तो स्मॉल कितना होना, स्मॉल फ्लक्स होना d फाई इक्वल टू, इससे जो जाएगा दैट विल बी ई डॉट, एंगल बन रहा है तो ई डॉट ds होना। नेट कितना होगा, सरफेस की इंटीग्रेशन कर देंगे तो नेट होना d फाई इक्वल टू ई डॉट ds। हाँ जी, अब देखिए अगर ओपन हो तो इस साइड कौन सी इंटीग्रेशन होती है, सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं उसको, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल होगा। ठीक है, और अगर क्लोज सरफेस होगा तो कौन सी इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल आता है हमेशा। अगर क्लोज्ड सरफेस पे नेट फ्लक्स कर रहे हैं तो क्या आता है, क्लोज इंटीग्रल आता है, और ओपन हो कर्व्ड सरफेस तो क्या आता है, फिर लाइन इंटीग्रल आता है, जो सरफेस इंटीग्रल। समझ गए? तो याद रखिए सिमिलर ही है, सिमिलर, तो फाई आ गया क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds। समझ गए? तो इतना फ्लक्स क्लोज से पास करता है, याद रखिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डायमेंशन यूनिट। फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, तो SI यूनिट ऑफ फ्लक्स इज, क्या होंगे, SI यूनिट होते हैं इसके, फार्मूला था फ्लक्स का E इंटू ए, तो यूनिट बनने इसकी यूनिट होते हैं दैट विल बी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला ना, फाई इक्वल टू ई ए, तो ई के डाल दो, ए के डाल दो, ये डायमेंशन, फ्लक्स के डायमेंशन क्या होंगे, ये फार्मूला है, तो फ्लक्स के ई के क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, सॉरी डायमेंशन कर रहे हैं तो डायमेंशन होने फार्मूला वी नो फाई इक्वल टू ई इंटू ए, तो ई के हो गए ml t-2 और एरिया के एल स्क्वायर। ठीक है, 80 बन गया, तो ये बने ml 3t-3 a-1, ये डायमेंशन। ठीक है, तो ये था फ्लक्स। इसमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही कंसेप्ट लगता है, क्लोज्ड सरफेस की इंटीग्रेशन, फ्लक्स निकालना या फिर इसका निकालना। ठीक है, ये होगा, यही काफ़ी बार आगे यूज़ होगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके।
ये हो गया। अब हम कर जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है गॉसेस लॉ, गॉस इक्वेशन या गॉसेस लॉ। ठीक है, गॉसेस का लॉ क्या है, ठीक है, वो हम कर रहे हैं। तो पहले स्टेटमेंट, गॉस की स्टेटमेंट क्या है, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ या गॉस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो इसका थोड़ा अपना ध्यान देना है। उन्होंने क्या बोला, गॉस ने क्या बोला, गॉस ने ये जो कोई अगर क्लोज्ड सरफेस जो फील्ड में रखी है तो जो फ्लक्स पास करेगा, उन्होंने क्लोज्ड सरफेस में कितना फ्लक्स पास करता है उसमें, और जो फ्लक्स को बना रहा है चार्ज, जो उसका सोर्स, उसमें रिलेशन निकाला कि चार्ज और चार्ज से बनने वाला जो फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस से जा रहा है, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा वो निकाला उन्होंने रिलेशन, और इक्वेशन बताई एक, उसको गॉस लॉ बोलते हैं। क्या था, मान लो उन्होंने क्या बोला कि मान लो स्पेस में कहीं पर, अगर स्पेस में कहीं पर क्यू चार्ज है, ठीक है, और उसके बाहर कोई जो है फुटबॉल रखा है, मान लो क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस कौन सा होगा, बंद होगा, जो पूरी तरह से बंद हो, बीच में कोई चार्ज है और फ्री सरफेस में कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो आपको पता है उसका फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, फ्लक्स बाहर जा रहा होगा तो लाइनें बाहर जा रही होगी। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने बोला कि क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा, जैसे ये है प्लस क्यू यहाँ पर है और ये फील्ड बाहर जाता है, तो फील्ड बाहर जा रहा है, लाइन की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो हमेशा किसके बराबर होता है, दैट विल बी, हमेशा इक्वल होगा किसके, जितना चार्ज इसके अंदर होगा उसका परमिटिविटी टाइम, जो परमिटिविटी होगी फ्री सरफेस की, स्पेस की होगी, उसके 1/, एप्सिलॉन टाइम, फ्री है तो एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब नेट फ्लक्स जो पास करेगी, नेट फ्लक्स ई डॉट डी एस क्या होता है, फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। ठीक है, ये बोला इसके बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड गॉस इक्वेशन और गॉस लॉ। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इन ए स्पेस is always equal to 1/ε0 times the charge enclosed in the surface। ठीक है, इसके बराबर होगा, समझ गए। एग्जाम्पल अगर मान लो, जैसे अगर 5 कूलम का चार्ज है और उसके बाहर ये कोई क्लोज सरफेस है, बॉक्स है, मान लो क्यूब ही है कुछ, और अंदर कितना रखा है 5 कूलम का, तो इससे फ्लक्स जाएगा, तो कितना फ्लक्स जाता है, तो क्लोज्ड सरफेस, क्लोज इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इसको बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटेग्रल, क्लोज्ड सर्फ इंटेग्रल, क्लोज लाइन इंटेग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 नेट चार्ज, तो 5 इतना होगा। ठीक है, समझ गए। इसको अब प्रूव करना है, प्रूव करेंगे, तो प्रूफ देखिए इसका, प्रूव करेंगे हम, प्रूफ गॉसेस लॉ का प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर रहा है कि क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जाएगा फ्री स्पेस में, वो हमेशा किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम्स
नेट चार्ज जितना उसके अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए प्रूफ क्या होना, प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए हमने एक कोई इमेजिन किया एक सॉलिड स्फीयर, फुटबॉल जैसा कोई हमने क्लोज्ड सरफेस लिया, स्फीयर लिया, हमने एक इमेजिन किया स्फीयर, और माना इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू, और इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस r है। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज है तो ये फील्ड बनाता है अपने चारों, तो फील्ड कहाँ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड जाती है, आउटवर्ड जाएगी, तो ये फील्ड बाहर की तरफ जा रही है यहाँ से रेडियली आउटवर्ड, ई फील्ड स्ट्रेंथ बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, समझ गए। और आपको पता है कि हमें क्या निकालना, प्रूव क्या करना कि फ्लक्स क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, समझ गए। अब ये क्लोज्ड सरफेस है, फील्ड के अंदर है, और फील्ड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, ई वेक्टर फील्ड बाहर जा रही है, तो फ्लक्स निकालना तो क्या करना पड़ना, इसको टुकड़ों में बांटोगे, छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देंगे, फिर एक एलिमेंट का फ्लक्स निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन करके नेट कर देंगे। तो यहाँ इंटीग्रल कैलकुलस रखना, प्रूव करने के लिए इंटीग्रल, समझ गए। तो ये इमेजिन किया पॉजिटिव क्यू चार्ज, इमेजिन किया एक स्फीयर, उसके सेंटर में पॉजिटिव क्यू चार्ज, रेडियस उसकी आर है, तो फील्ड बाहर निकलेगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर, ये फील्ड बाहर जा रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे फील्ड बाहर की तरफ जाएगी और रेडियली आउटवर्ड जाएगी, जा रही है, समझ गए। अब हमने माना कि ये छोटे छोटे एलिमेंट से बना हुआ, और एक एरिया एलिमेंट मान लिया जे, पॉइंट एरिया एलिमेंट। ठीक है, तो उसका वेक्टर कहाँ होना, परपेंडिकुलर, जे वेक्टर है इसका कितना छोटा है, तो डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर डी एस है, समझ गए, क्लियर। और ये और फील्ड V3 है। ठीक है, डी एस साफ नहीं बनाता, ये प्लस क्यू चार्ज, और ये फील्ड बाहर जा रही। ठीक है, ये पॉइंट एलिमेंट मान लिया, तो पॉइंट होगा तो भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर्क की तरह काम करेगा, तो रेडियस आर्क पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या होगा, रेडियस आर है, तो एरिया वेक्टर भी इसी के लॉन्ग होगा। ठीक है, ये रेडियस के लॉन्ग जा रही है, तो एरिया वेक्टर भी इसी साइड होगा, डी एस वेक्टर। ठीक है, समझ गए। तो देयरफॉर, तो नेट, अब नेट निकालेंगे, देयरफॉर अब पूरे से बहुत ज़्यादा जाएगा फ्लक्स, तो इससे कम होगा, तो कम निकालना, देयरफॉर स्मॉल फ्लक्स passes through the small area element will be, तो ठीक है, कुछ इनमें एंगल बन रहा है, तो थोड़ा फ्लक्स की तरह पास करना, डी फाई किसके बराबर होना, ई डॉट डी एस, तो कितना हुआ, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा निकालेंगे, हेयर थीटा कितना होना, 0, थीटा क्यों 0 होना, बिकॉज ई एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, आगे सॉल्व हो जाना ना, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो डी फाई आ जाना, ई डी एस कॉस 0 पन ई डी एस। तो एक छोटे एलिमेंट से जो फ्लक्स जाएगा प्लेन एलिमेंट से, वो इतना जाएगा, तो नेट कितना जाएगा, देयरफॉर नेट फ्लक्स, तो बाकी एलिमेंट भी इतने होंगे, एक एलिमेंट से इतना जा रहा है, तो बाकी जितने भी होंगे पूरे क्लोज्ड के, उनमें भी इतना जा रहा होगा, तो नेट कितना जाएगा, सभी को ऐड कर देंगे, तो क्या यूज होनी, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देयरफॉर नेट फ्लक्स passes through sphere can be find by इंटीग्रेशन, कर दीजिए इंटीग्रेशन, कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इधर कौन सी इंटीग्रेशन है,
इनडेफिनेट, और इधर क्लोज को कर रहे हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन होनी, क्लोज्ड इंटेग्रल यूज होना। कौन सी इंटीग्रेशन होनी? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। और पढ़ते क्या है? क्लोज इंटेग्रल। तो क्लोज्ड इंटेग्रल ई डॉट डी एस, ई डी एस सोल्व कर दिए, ई डी एस। तो ये 1 की भी रिस्पेक्ट टू 5 होनी, और इधर ई डी एस, तो ई क्या होगा? हाँ जी, देखिए जहाँ पर, तो ई की वैल्यू क्या होनी? ई देखिए जहाँ पर, इस पॉइंट पर ई क्या होना? ई क्या होना इस पॉइंट पर? फील्ड बाहर जा रही है, तो जहाँ पर क्या होना? अब देखिए जहाँ से फील्ड स्ट्रेंथ है पॉइंट चार्ज की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। अगर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है तो अगर डिस्टेंस सेम होगा, चार्ज तो है ही है, डायरेक्टली चार्ज तो वही है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अगर बराबर होगा क्लोज सरफेस का, तो फील्ड भी क्या रहेगी? बराबर सेम होगी। तो क्या होना जहाँ पर, तो सारे सभी के लिए हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है क्यू चार्ज से, तो फील्ड भी क्या होगी? सेम। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना जहाँ पर, तो ई क्या होना? सेम। डायरेक्शन अलग अलग हैं बट हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होना? सेम, ठीक है। तो ई कांस्टेंट होना, तो बाहर चला गया, ठीक है। तो डी एस आ जाना, ई की वैल्यू भर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है फील्ड स्ट्रेंथ एट एवरी पॉइंट इज सेम। हर एक पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ सेम होना, कितना? दैट इज कितना होता है? चार्ज क्यू है, सोर्स डिस्टेंस आर, तो कितना होना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होना। तो देयरफॉर फाई कितना आ जाएगा? फाई हो जाना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्लोज्ड इंटीग्रल डी एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रल डी एस कितना? देखो एक एलिमेंट का एरिया कितना? डी एस, एक का डी एस, तो जितने ये सारे होंगे उनका नेट कितना होना? कितना होना? स्फीयर के एरिया के बराबर। तो कितना स्फीयर का एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या होना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 पाई से पाई कैंसर, आर स्क्वायर से आर सब क्या अपॉन एप्सिलॉन, विच इज गॉस थ्योरम। तो ये है गॉसेस लॉ ऑफ थ्योरम। तो इतना फ्लक्स जो है जाता है किसी क्लोज सरफेस से, ठीक है, समझ गए। इसके कुछ केस हैं, केस देख लीजिए। तो केस है, पहला केस है कि केस स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस 1, अगर इफ क्यू इक्वल टू 0, मतलब क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्यू 0 है, चार्ज नहीं है, तो देयरफॉर गॉस थ्योरम से क्या आना? बाय गॉस थ्योरम जो गॉस लॉ क्या होना? जो फ्लक्स जाएगी वो कितनी फ्लक्स होनी? क्लोज से फ्लक्स जाएगी वो 0 होनी, तो फील्ड भी कितने होना? 0, फील्ड भी 0 हुई होगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज अगर सरफेस पे अंदर ना हो तो उसके अंदर फील्ड कितना होता है? 0, कोई फील्ड नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। ये बता रहा है केस सेकंड। दूसरा केस है कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं अंदर, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ इसके अंदर है, तो नेट कितना हुआ? देयरफॉर नेट चार्ज हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू 0। तो नेट चार्ज 0, तो भी फील्ड कितने, तो फ्लक्स कितना होगा? तो फिर भी फ्लक्स कितना होना? 0 होना। फ्लक्स 0 तो फील्ड भी क्या? 0 होनी।
तब भी फील्ड जीरो होती है। जैसे डाईपोल, अगर डाईपोल किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा है तो उसके अंदर फील्ड कितनी होती है? जीरो। क्यों? ऐसा क्यों? सॉरी, एक ही पॉइंट पर रखे हाँ, नेट जीरो है तो क्या होना बाहर, क्योंकि आउट कमिंग फ्लक्स इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स हो जाता है, कैंसिल कर देता है, फील्ड कितनी? जीरो। समझ गए? ये हो गया केस नंबर 2। ठीक है, यही 2 केस है। ठीक है, तो इनको कर लें आप। ये थी गॉसेस लॉ। आगे है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? देखो, गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है कि गॉस लॉ के यूज से हम, आपको पता है कौन कौन से फील्ड बनाते हैं, फ्लक्स से हम फील्ड निकालते हैं, बताया था आपको। तो गॉसेस ने अब पॉइंट चार्ज फील्ड बनाता है, कंटिन्यूस चार्ज हो सकता है, वो फील्ड बनाता है। ठीक है, तो उन्होंने गॉस, अगर हम जो उन गॉसी लॉ का यूज़ करते हैं, अगर हमने निकालना हो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर जो फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो तो गॉस से हम निकाल सकते हैं। गॉसेस ने निकाली थी। 3 एप्लीकेशन हैं इसकी, पेपर में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वॉल्यूम चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी हो, लास्ट से हमने कूलम लॉ से निकाली थी, तो गॉस से भी निकाल सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन और करेंगे। इसको एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस क्या होती है? ठीक है, गॉसियन सरफेस एक ऐसी इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, ये हम एक क्लोज्ड, एक बंद, बिल्कुल क्लोज्ड, एक ऐसी एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस जो हम इमेजिन करते हैं, जहाँ पर हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती है। किसी चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ हमें जिस पॉइंट पर निकालनी होती है, वहाँ पर हम एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस सपोज करते हैं। ठीक है, और इस सरफेस में सिमेट्री होती है, इस सरफेस में सिमेट्री होती है। आप बोलोगे सिमेट्री क्या, किसकी सिमेट्री? तो सिमेट्री क्या होगी? सिमेट्री मतलब इस सरफेस में जो एरिया वेक्टर होंगे और फील्ड होगी, क्योंकि क्लोज्ड है तो हर पॉइंट पे फील्ड क्या होगी? सेम, हर पॉइंट पे फील्ड। ठीक है, फील्ड और हर पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम। फील्ड स्ट्रेंथ सेम होने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन है, एंगल होगा सरफेस पे, हर पॉइंट पर सेम होगा फील्ड लाइन का। ठीक है, समझ रहे हैं? उस पर सेम होगा तो एरिया वेक्टर में भी सेम, एरिया वेक्टर के बीच में भी सेम होगा। तो ऐसे द इमेजिनरी सरफेस, imaginary closed surface which passes through the observational point and has same electric field strength at every point is called Gaussian surface। जैसे Gaussian surface देखते हैं कि ये वहाँ पर ड्रा करना जहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। तो मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है कोई, ठीक है, तो इसका Gaussian surface बनाना आपने, कैसा होगा? तो ये प्लस क्यू है तो फील्ड बाहर जाती है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ये लाइनें बता रही हैं हमें, फील्ड बाहर जा रही है। अब माना इस चार्ज को मैंने कहाँ रख दिया? स्फीयर के सेंटर में रख दिया। अगर स्फीयर के सेंटर में रखा तो क्या होना? स्फीयर के सेंटर में फुटबॉल रख दिया, बीच में ये है, तो क्या होना? ये एक क्लोज सरफेस मैंने इमेजिन की कि जहाँ पर क्या है? क्लोज सरफेस हमने इमेजिन की जिसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, फील्ड बाहर जा रही है। तो ये फील्ड जहाँ पर कितना एंगल बनाएगी? 90, ये 90, जहाँ पर 90,
जहाँ पर 90 सरफेस के साथ कितना बना रही है, 90 बना रही है। ठीक है, ये 90 बना रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये आर्क एक तरह की आर्क ही है और ये रेडियस है तो परपेंडिकुलर होती है। ये 90, ये भी 90, रेडियस रेडियली आउटवर्ड फील्ड लग रही है तो 90 बनाती है। तो हर पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ, इस सरफेस पे हर पॉइंट पे फील्ड कितने एंगल बना रही है, 90 बना रही है। डायरेक्शन 90 पे है और साथ में डिस्टेंस भी क्या है, सेम, आर आर आर, डिस्टेंस भी सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है, और साथ में राइट है डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। ये क्या हुआ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, एक में तो प्लस क्यू का कौन सा गॉसियन सरफेस होता है, सफेरिकल। ये प्लस क्यू और ये सफेयर हर पॉइंट पे फिर जैसे ब्रश की वो लाइनें जाती हैं तो हर पॉइंट पर क्या होना, ठीक है, सिमेट्री होनी। ठीक है, तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सफेरिकल। सफेरिकल सरफेस, spherical surface is the Gaussian surface for point charge। point charge अगर लाइन चार्ज है तो लाइन का कैसा होगा, लाइन चार्ज का Gaussian सरफेस कैसा होता है। देखिए लाइन चार्ज, ये कोई लाइन है, इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। हमने चार्ज दिया, रिपल्शन के कारण बीच में लाइन के ऊपर फैल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसकी फील्ड कैसे जाती है वो पता हमें। इसकी फील्ड जैसे एक ब्रश होता है ना, और ब्रश में ये ब्रश फूलों का हार जो होता है, फूलों का हार, तारें ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे तारें जाती हैं उसमें। ठीक है, तो सेम यहाँ पर फील्ड इसमें भी ऐसे जाती है। ये पढ़ लिया है अपना पहले, फील्ड, इसकी फील्ड ऐसे जाएगी, फील्ड ऑल साइड जा रही है। अब मानो कि इस तार को हमने क्या किया, एक सिलेंडर पहना दिया। ये सिलेंडर मैंने पहना दिया, ये सिलेंडर मैंने जहाँ पहना दिया इसको। अब सिलेंडर मैंने पहना दिया तो क्या होगा, ये चार्ज है, ये इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है इसके ऊपर एक चार्ज। हाँ, और इस ढंग से है कि ये तार कहाँ, इसकी एक्सिस पर है, सिलेंडर पहना दी। अब क्या होगा, फील्ड रेडियली जाएगी। तो जहाँ पर फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, हर पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही होगी, इधर आ रही होगी, इधर इधर और साइड 3D में आ रही होगी हर पॉइंट। तो फील्ड स्ट्रेंथ बाहर की तरफ लगती है, इधर जा रही होगी। कितना बनाएगी यहाँ, 90। ठीक है, ये 90 बनाएगी और जहाँ पर भी क्या होगी 90, जहाँ पर भी 90, हर पॉइंट पर क्या होगी 90, जहाँ पर 90, जहाँ पर 90, हर पॉइंट पर 90 बनाएगी। तो हर एक पॉइंट पे 90 बना रही है। ठीक है, सरफेस के साथ उसका जो डायरेक्शन है वो सेम ही है हर पॉइंट पे, और साथ में एरिया वेक्टर भी क्या होना, 90 होता है, इधर होना, एरिया वेक्टर भी क्या होंगे, सेम। तो जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होगा, कर्व्ड सरफेस ये जो है, ये क्या होगा, इसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सिमेट्री होगी। हर एक पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम, डिस्टेंस भी सेम है। और इस साइड देखिए, ये फील्ड ऐसे जा रही होगी, यहाँ पर फील्ड ऐसे जा रही होगी, ऑल साइड ऐसे जाएगी, ऐसे जा रही होगी फील्ड। तो इस सरफेस पे देखो, ये तो खुला रह गया ना, तो जहाँ पर क्या होना, जहाँ पर देखिए फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर कहाँ, 90। इस पॉइंट पर भी क्या होनी, फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर 90, यहाँ पर भी। तो हर पॉइंट पर क्या है, सिमेट्री है। देखो, जो क्लोज्ड सरफेस है हमारा, वो जो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस है, उस दो तीन टाइप की सिमेट्री भी हो सकती है। दो कर्व्ड सरफेस में सेम सिमेट्री, और अलग जो फ्लैट सरफेस उनमें अलग सिमेट्री, बट है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं गॉसियन सरफेस, 2 या 3 के कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो जहाँ पर क्या है लाइन चार्ज के लिए कैसा होता है, लाइन चार्ज के लिए जो होता है वो होता है दैट इज सिलेंड्रिकल सिलेंडर क्लोज्ड सिलेंडर जो है वो गॉसियन सरफेस होता है। ठीक है, लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस। अब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस में भी हर पॉइंट पर जो फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है, डायरेक्शन 90 पे होती है और साथ में जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। तो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ दोनों सेम, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम होती है। ठीक है, कर्व्ड में भी इसमें भी। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास अगर इन्फिनाइट चार्ज शीट है कोई, ये कोई इन्फिनाइट चार्ज शीट है हमारे पास ये, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो ये चार्ज दिया, जो हम चार्ज देते हैं वो रिपल्शन की वजह से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्फिनाइट है ये। ठीक है, अब हमने माना कि एक कोई हमने सिलेंडर लिया और उसको क्या किया, इसमें से पास किया हमने, आधा सिरा इधर है, आधा हाफ पोर्शन इधर है, हाफ इधर है, ये बीच में इसको पास कर दिया जैसे पाइप करते हैं। ठीक है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे, और ये बीच में शीट है, बीच में पास कर दिया। ठीक है, तो हाफ इधर हाफ इधर। तो हमें पता है जो चार्ज शीट की फील्ड है वो कहाँ जाती है, यूनिफॉर्मली जाती है पैरेलल। तो इधर यूनिफॉर्मली दोनों साइड जाएगी, इधर भी जाएगी फील्ड। ठीक है, इधर भी जाएगी, जा रही है, जो हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्मली जाती है जाएगी। तो इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर क्या होना, एरिया वेक्टर इसी के लोग होना, 90 पे होना, एरिया वेक्टर ये होगा हर पॉइंट पे, एरिया वेक्टर। और फील्ड क्या रहा, सेम हर पॉइंट पे, जहाँ पर भी हर पॉइंट पे। ठीक है, और जहाँ पर फील्ड की इधर और एरिया वेक्टर इधर होना, 90 होना ना। एरिया देखो ऐसे कर्व्ड है ना, तो ऊपर को होना, एरिया वेक्टर इधर होना, इधर एरिया वेक्टर इधर होना। ठीक है, तो हर पॉइंट पर क्या है, सिमेट्री। एंगल कितना बन रहा है, सेम 90 बन रहा है दोनों के बीच, तो ये सिमेट्री है इनके बीच। जहाँ पर 0 बन रहा है, सिमेट्री। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक गॉसियन सरफेस। तो अगर चार्ज इन्फिनिटली प्रेजेंट है शीट के ऊपर, तो उसमें भी क्या होता है, अगर इन्फिनिटली प्रेजेंट है तो सिलेंडर जो है जो उससे पास कर रहा होता है वो गॉसियन सरफेस होता है उसका। ठीक है, गॉसियन हो सकता है। क्या इस केस में अगर प्लस क्यू है और एक क्यूब, अगर क्यूब बनाते हैं तो क्या होना, क्यूब के केस में प्लस क्यू चार्ज है, क्यूब नहीं सॉरी क्यूबॉइड, तो क्या होना, अगर क्यूबॉइड है तो नहीं होना, क्योंकि फील्ड की एक डिस्टेंस सेम नहीं होनी और साथ में क्या होना, डायरेक्शन एंगल भी सेम नहीं होना। तो ये कभी कैलकुलेटर नहीं हो सकता, इसकी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से नहीं हो सकती। तो ये गॉसियन नहीं है। गॉसियन वो होगा जिसपे ई की वैल्यू सेम होगी, थीटा जो सेम बनेगा दोनों के बीच। ठीक है, तो वहाँ इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो उससे हम फिर अगर, ठीक है समझ गए, अगर ई डी एस कॉस थीटा ये सॉल्व हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, थीटा आ जाए हमें बीच में, इन दोनों के बीच में, तो हम फिर ई निकाल सकते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए। अगर स्फीयर है तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर, स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे चार्ज, सॉलिड है बीच में होगा। ठीक है, चार्ज है तो फील्ड कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड फील्ड जाती है। जहाँ पर फील्ड जानी वेक्टर से शो करते हैं। ठीक है, ये फील्ड जा रही है, तो इस पॉइंट पर ये, अगर मान लो इसको हमने एक फुटबॉल पहना दिया, तो फुटबॉल में क्या होना, J90 हर एक पे 90 बन रहा है और ई की डायरेक्शन ये है, तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस भी सेम, डायरेक्शन भी 90, तो क्या होना, तो स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ये स्फीयर के क्या होता है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इनफाइनाइट चार्ज शीट का गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, जो उससे पास करता है।
वो उसके लिए गॉसियन बनता है, ठीक है, गॉसियन होता है और इसके लिए ये गॉसियन, इसके लिए ये, समझ गए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस जो है ये आपको पता चल गया। अब निकालेंगे फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं।